हाँ जी, स्वागत है आप सबका सनराइज एकेडमी में। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अपन है वो इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ रहे थे, अपने राजस्थान का इको सर्वे। उसमें अपन ने वो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कृषि जो दूसरा चैप्टर था वो कृषि, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन जो उसका अगला चैप्टर शुरू करते हैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, जो कि तीसरा चैप्टर है। बात करें ग्रामीण विकास की, तो आज की क्लास में अपन ग्रामीण विकास के बारे में देखेंगे कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य क्या है, और ये वो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो विकास के है वो क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि है वो आपको भी पता है, क्योंकि लोग है वो गांव से है वो कितने शहरों में आते हैं, पलायन हो रहा है। तो है वो ये है वो कोशिश करते हैं, मतलब जो भारत सरकार, राजस्थान सरकार की योजनाओं के माध्यम से, कि जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको है वो स्थानीय स्तर पर भी रोज़गार उपलब्ध करवाया जाए। जो इनके जो पर्पज है, उद्देश्य है, उसको अपन देख रहे हैं। जैसे कि उनको उद्देश्य वहाँ पर रोज़गार उपलब्ध करवाया जाए, ताकि उसके हो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम किया जा सकता है, भूखमरी को कम किया जा सकता है, और ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, और स्वरोजगार आधारित या मजदूरी आधारित रोज़गार को है वो बढ़ावा दिए जाए। तो ये है वो ग्रामीण विकास के उद्देश्य, यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पर रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे, और रोज़गार के अवसर हो गए तो फिर लोगों के है वो जीवन स्तर में सुधार होगा, और जीवन स्तर में सुधार होगा तो वहाँ पर है वो और भी निवेश बढ़ेगा और लोगों का विकास होगा। तो अपन आज देखेंगे कि अपन है वो इसके संबंध में जो योजना चल रही है राजस्थान सरकार और भारत सरकार की, कौन कौन सी योजना और कौन कौन सी संस्थान है, उसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि योजना कौन कौन सी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रोजगार के क्षेत्र में कौन कौन सी योजना चल रही है गवर्नमेंट की। दूसरा है वो आवास के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए है वो आवास उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और तीसरा अपन देखेंगे अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी संरचना ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने के लिए वो सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना वो चलाई जा रही है। फिर अपन देखेंगे क्षेत्रीय विकास, यानी कि जैसे मेवात क्षेत्र कार्यक्रम, विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को दूर करने के लिए क्षेत्रीय विकास योजना वो चलाई जा रही है। तो कौन कौन सी क्षेत्रीय विकास योजना है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वो रोजगार के संबंध में है वो सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या सरकार के द्वारा कौन कौन सी है वो योजना चलाई जा रही है, और कौन कौन सी है वो संस्था है जो रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए वो प्रयत्न करती है। तो सबसे पहले अपन देखें कि ग्रामीण क्षेत्र विकास एवं पंचायती राज, ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित विकास करने के लिए अलग से विभाग स्थापित किया गया। उस विभाग का नाम है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। उसके वो पृथक रूप से स्थापना की गई। विभाग की कब की गई? तो उसके स्थापना 1 अप्रैल 1999 में है वो इसकी स्थापना की गई। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, इसकी स्थापना वो कब की गई? तो इसकी स्थापना वो 1 अप्रैल 1999 ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास करने के लिए इसके वो पृथक से वो विभाग की स्थापना की गई। अब अपन देखते हैं कि वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार से संबंधित कौन कौन सी योजना और कौन कौन सी संस्था है। तो रोजगार से संबंधित है वो सबसे पहले अपन देखते हैं राजीविका यानी कि राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र विकास आजीविका परिषद। राजीविका का पूरा नाम क्या है? राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका परिषद। ये वो राजीविका की है वो फुल फॉर्म है। इसके क्या कार्य है? तो राजीविका है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार बढ़ावा देने के लिए या उसकी वो आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वो प्रयत्न करता है। जैसे कि कोई मान लो किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे कि बाड़मेर में कसिंदाकारी का काम है वो फेमस है, तो राजीविका के माध्यम से है वो कसिंदाकारी के जो कलाकार होते हैं उनके वो प्रदर्शनी और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और उनके जो प्रोडक्ट है, उनके जो हाथ से निर्मित जो प्रोडक्ट है, कसिंदाकारी के जो भी कपड़े बनाए हैं, उनके जो प्रोडक्ट है उनको है वो विपणन के यानी कि मार्केटिंग उपलब्ध करवाता है और लोगों तक पहुंचाने के लिए वो कार्य करता है, ताकि ये वो उन जो प्रोडक्ट हैं या फिर जो उत्पादित करता है उनको प्रोत्साहन मिले, और वो और भी है वो इसमें है वो जुड़े और अपना है वो रोजगार की स्थिति को सुनिश्चित करे। और साथ साथ ये है वो स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी है वो विभिन्न प्रकार की है वो प्रदर्शनियों का आयोजन करवाता है, और है वो जो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के लिए जो विशेष कार्य होते हैं उनको है वो बढ़ावा देता है, उनको है वो प्रोत्साहन करता है राजीविका। अपन अब इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना है वो अक्टूबर
अक्टूबर 2010 में। राजीविका की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 2010 में। अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई और कंपनी अधिनियम सोसाइटी अधिनियम 1958 के तहत ये है वो पंजीकृत है। राजीविका है वो सोसाइटी अधिनियम 1958 के तहत ये है वो पंजीकृत है। और यह है वो क्या इसके कार्य अपन ने देख लिए क्या क्या कार्य है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के वो विकास करना है। आजीविका विकास परिषद के रूप में ये कार्य करता है। अब अपन बात करें कि इसका स्थापना देख ली सोसाइटी अधिनियम के सोसाइटी अधिनियम 1958 के तहत इसकी वो स्थापना हुई थी 2010 में। अब अपन देखते हैं कि राजीविका के है वो जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रीय आजीविका विकास परिषद। तो इसके वो अध्यक्ष है वो राजस्थान जो अध्यक्ष होते हैं वह मुख्यमंत्री और है वो उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो ग्रामीण विकास मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और इसके अध्यक्ष होते हैं वो अपने मुख्यमंत्री इसके वो अध्यक्ष होते हैं। और बात करें कि इनके जो उद्देश्य यानी कि उनकी लोगों की क्षमता में वृद्धि करना, उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना और साथ ही वो समावेशन यानी कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, वित्तीय समावेशन को भी यह वो बढ़ाने का कार्य करता है। कौन? राजीविका। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना है वो तो राजीविका की इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई थी। और ये स्थापना है वो एक स्वायत्त शासी परिषद यानी कि ऑटोनोमस बॉडी के रूप में इसका स्थापना हुई, स्वायत्त शासी परिषद के रूप में। और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है वो 1958 के तहत इसकी स्थापना हुई। इसके जो अध्यक्ष होते इसका जो विभाग होता है वो ग्रामीण विकास विभाग होता है। कौन सा विभाग? ग्रामीण विकास विभाग इसका है वो विभाग होता है। और है वो इसके अध्यक्ष सीएम साहब होते हैं और इसके उपाध्यक्ष है वो ग्रामीण विकास मंत्री होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो राजीविका के द्वारा चला क्रियान्वित और जो केंद्र सरकार की योजना है उसकी बात करते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी योजना है केंद्र सरकार की जिसको है वो राज्य में चलाने का काम अपने वो राजीविका के माध्यम से किया जाता है। तो राजीविका का पूरा नाम ध्यान रखना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीविका का ये फुल फॉर्म है। अब अपन देखते हैं कि राजीविका के द्वारा चलाहित और है वो केंद्र सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजना है जिसका वो राज्य में संचालन या जिसको चलाने का काम है वो क्रियान्वयन राज्य में कौन करता है? राजीविका के द्वारा किया जाता है, उसको अपन देखते हैं। तो है वो कौन कौन सी योजना है जो भारत सरकार द्वारा यानी कि भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार की, और है वो राजीविका के द्वारा क्रियान्वित कौन कौन सी योजना है? तो पहले देखें तो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये वो भारत सरकार की योजना है। और है वो कौन क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो है वो ये क्रियान्वयन राजीविका के माध्यम से किया जाता है, यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM। ये है वो भारत सरकार की योजना है और इसका वो राज्य में क्रियान्वयन का काम है वो राजीविका के माध्यम से किया जाता है। तो ये योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस योजना की शुरुआत जून 2011 में हुई। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, जून 2011 उसमें बोल दिया था, लेकिन जो राजीविका की स्थापना हुई है वो है अक्टूबर 2011 में हुई है, अक्टूबर 2010 में, जबकि है वो इस योजना की यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो भारत सरकार की योजना है और राजीविका के द्वारा अपने राज्य में चलाई जा रही है। तो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना जून 2011 में, इसकी शुरुआत है वो जून 2011 में शुरुआत हुई। और ये एक भारत सरकार की योजना है। इसके तहत है वो एक मिशन चलाया जा रहा है ताकि है वो जो स्थानीय क्षेत्र के लोग, ग्रामीण लोग हैं, उनके वो स्थिति को सुदृढ़ किया जाए, उसकी आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति को है वो बेहतर किया जा सके। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और ये है वो संपूर्ण राज्य में वो चलाई जा रही है, संपूर्ण राज्य में। ऐसा नहीं है कि किसी जिले विशेष में वो चलाई जा रही है, ये संपूर्ण राज्य में है। और इसका वो क्या सेंटर स्टेट के वो वित्त पोषण का अनुपात कितना है, यानी कि केंद्र राज्य जो वित्त अनुपात कितना है, इसका वित्त पोषण में कितनी हिस्सेदारी है राज्य और केंद्र की। तो इसको है वो सेंटर की है 60 और जो राज्य है वो 40% है वो अनुदान, 60:40। केंद्र और
राज्य की है वो अपनी इस योजना के माध्यम में वित्त पोषण में है वो अनुपात कितना है, तो 60:40। और एक और ऐसी दूसरी योजना है, वो कौन सी है जिसका है वो क्रियान्वयन राजीविका के माध्यम से किया जा रहा है, तो वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक विकास रूपांतरण। ये भी भारत सरकार की योजना है और है वो राजीविका के माध्यम से वो अपने वो राज्य में चलाई जा रही है। इसके ये क्या पूरे राज्य में लागू है? नहीं, यह वो पूरे राज्य में लागू नहीं है, यह है वो 9 जिलों में लागू है। 9 जिलों की है वो कितनी है वो खंड, 9 जिलों की है वो 9 जिलों के 36 खंडों में है वो ये योजना है वो चलाई जा रही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक विकास रूपांतरण योजना। और जो पहले थी वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये दोनों भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित और राजीविका के द्वारा है वो चलाई जा रही है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास रूपांतरण, आर्थिक नहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास रूपांतरण है, जो कि है वो WB यानी कि वर्ल्ड बैंक के माध्यम से वो इसका वित्त पोषण किया जाता है और 9 जिलों के 36 खंडों में ये वो चलाई जा रही है। तो ये 2 योजना है वो भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित और राजीविका के माध्यम से राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। अब अपन देखेंगे और राजीविका के क्या काम होते हैं, राजीविका के और क्या काम है, तो जैसे कि वन धन योजना या वन धन, तो इसके माध्यम से है वो जो अपने राजस्थान की दक्षिणी राजस्थान के है वो जिले हैं, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है वो, सिरोही, उदयपुर, इन राज्यों में इन 8 जिलों में है वो वनों को क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। वन क्षेत्र है वो, वन क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, वो भी है वो राजीविका के माध्यम से किया जा रहा है। तो अपन बात करें कि वन धन योजना यानी कि वन धन विकास योजना, राजीविका के अन्य कार्य देख रहे हैं, वन धन विकास, फिर है वो, और इसके माध्यम से यानी कि 8 जिलों में है वो वन क्षेत्रों में बढ़ोतरी करना है, वो पर्यावरण को है वो संवर्धन करना इसका उद्देश्य है। और 8 जिले कौन से हैं, जो दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और ये जो इसके आसपास के सिरोही, उदयपुर, इन जिलों में है वन क्षेत्र को बढ़ाना। तो वन धन विकास योजना। और भी है वो राजीविका के द्वारा कौन कौन से वो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो राजीविका के द्वारा है वो एक उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये भी है वो दुग्ध क्षेत्र में है वो जो पशुपालक है, किसान है, उनकी है वो आय में वृद्धि करने के लिए या उनकी जो विपणन है व्यवस्था करने के लिए भी ये वो योजना चल रहा है, उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। और इसी प्रकार एक है वो आड़ोती महिला विकास है वो आड़ोती महिला विकास प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये भी है वो एक प्रकार की यानी कि राजीविका के द्वारा चलाई जा रही है अपने राजस्थान में योजना है। और आड़ोती क्षेत्र के वो महिला विकास है वो प्रोड्यूसर लिमिटेड इसका नाम है। और ये है वो जो आड़ोती क्षेत्र में कौन कौन सी ज़्यादातर फसलें होती है, सोयाबीन और धनिया, ये 2 प्रमुख फसलें ज़्यादा होती है। तो इनके मूल्य संवर्धन की श्रृंखला के लिए है वो ये राजीविका के द्वारा चलाई जा रही है, ताकि इनके मूल्य में संवर्धन किया जाके और वहाँ के जो स्थानीय है लोग है, ग्रामीण लोग हैं, उनकी है वो आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर किया जा सके। तो ये अपने राजीविका यानी कि ग्रामीण आजीविका के लिए वो राजीविका काम करती है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका लाइवलीहुड को है वो इनकरेज करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए काम है वो राजीविका करती है। और भारत सरकार की योजना आपने देखी कि ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास रूपांतरण योजना, जो कि है वो विश्व बैंक से माध्यम से 9 जिलों की 36 खंडों में वो चलाई जा रही है। अब अपन देखते हैं कि जो है वो इससे जो अगली योजना है वो जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जो कि है वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि वो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वो ये काम करती है योजना है। और ये केंद्र सरकार की योजना, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों की है वो हिस्सेदारी है। और ये जो अपन ने देखा अभी राजीविका, ये है वो मार्केटिंग भी उपलब्ध करवाती, जैसा कि मैंने कहा विपणन के लिए भी है वो स्थानीय स्तर के जो लोगों ने प्रोडक्ट बनाए उनको है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए भी ये काम करती है। जैसे कि राजस्थली जयपुर में है वो इन प्रकार ये वो प्रोडक्ट है वो लाए जाते हैं और इनको है वो इनका है वो प्रचार प्रसार किया जाता है। साथ ही है वो इसी के साथ है वो 16 है वो रिटेल अपन कह सकते हैं रिटेल शॉप है वो
जो राजीविका के जो प्रोडक्ट है उनके लिए वो खोली गई है, राजीविका ने खोली गई है ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उसके लिए। और ये वो स्वयं सहायता समूह ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी है वो बढ़ावा देता है, उनके वो कार्य क्षमता में भी वृद्धि करने की है वो सहायता करता है। कौन? राजीविका के माध्यम से। अब अपन देखते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा। यह वो अपने एक ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए वो महत्वपूर्ण योजना है। और यह इसकी अपन बात करें इसकी वो इसका अधिनियम कब आया था? तो इसका अधिनियम 2005 का अधिनियम है। लागू कब हुआ था अधिनियम? तो ये वो लागू है वो 2006 में हुआ था। और पूरे भारत में 2006 में लागू, 2008 में लागू हुआ था। और 2009 में है वो इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी है वो, पहले वो इसका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था। फिर वो 2009 में 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम परिवर्तन कर है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है वो कर दिया। तो इसकी वो स्थापना कब हुई थी बात करें, सॉरी इसका वो एक्ट कौन सा, अधिनियम एक्ट कौन सा है? इसका एक्ट है वो अधिनियम है वो 2005 का, जो नरेगा एक्ट है वो 2005 का है। इसका वो ये एक्ट लागू कब हुआ? तो 2006 में है वो एक्ट लागू हुआ। बनाया कब अधिनियम? 2005 में बना। लागू कब हुआ? लागू है वो 2006 में हुआ। और इसका नाम है वो MG नरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नरेगा कब हुआ? महात्मा गांधी नरेगा, MG नरेगा। ये वो कब हुआ नाम परिवर्तन इसका? वो महात्मा गांधी कब जोड़ा गया? तो 2009 में 2 अक्टूबर 2009 में है वो इसका नाम परिवर्तन कर है वो नरेगा से मनरेगा कर दिया, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब अपन बात करें इसके तहत क्या होता है, तो इसके तहत वो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो रोजगार की गारंटी दी जाती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि रोजगार की गारंटी दी जाती है। अब अपन बात करें कि वो कितने दिनों का इसके तहत रोजगार दिया जाता है, तो संपूर्ण भारत में ये वो क्रियान्वित है। और इसके तहत वो 100 दिन का वो रोजगार दिया जाता है। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और राज्य चाहे तो इसको वो बढ़ा भी सकते हैं, जैसा कि राजस्थान में है वो अपने मुख्यमंत्री यानी इसका वो रोजगार की वो अवधि को वो बढ़ा दिए। और बात करें ये वो संपूर्ण भारत में 2009 से वो लागू हो गया था। और इसके तहत है वो अब जो रोजगार प्राप्त करता व्यक्ति है वो आवेदन करने के 15 दिन भीतर है वो उसको है वो निःशुल्क जॉब कार्ड है वो मिलता है, यानी कि आवेदन करने के 15 दिन बाद उनको है वो जॉब कार्ड निःशुल्क मिल जाता है। और फिर है वो कार्य का आवेदन करने के 15 दिन बाद उनको कार्य दिया जाता है। अगर है वो 15 दिन बाद है वो सरकार के द्वारा उनको कार्य आवंटित नहीं किया जाता तो फिर उनको है वो बेरोजगारी भत्ता मिलता है, यानी कि 15 डे में है वो जॉब कार्ड है वो उपलब्ध करवाया जाता है। और है वो जो आवेदन के बाद यानी कि एप्लीकेशन के है वो 15 डे के विदिन 15 दिन यानी कि 15 डे के अंदर है वो उनको है वो रोजगार दिया जाता है। और अगर है वो रोजगार नहीं दिया जाता तो फिर है वो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, बेरोजगारी है वो भत्ता दिया जाता है 15 दिन में। अगर और काम कहाँ कितनी दूरी तक दिया जाएगा स्थानीय लोगों के निवासी को, तो मनरेगा एक्ट के तक उसके निवास स्थान से वो 5 किलोमीटर की दूरी के है वो अंतर्गत है वो कार्य आवंटित किया जाएगा। 5 किलोमीटर, अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो है वो 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर है वो उनको कार्य दिया जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है तो है वो 10% है वो अतिरिक्त अनुदान, 10% है वो अतिरिक्त मजदूरी अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसमें बात करें कि वो महिला और पुरुष के वो रिजर्वेशन या कितनी है वो रोजगार दिया जाएगा। अपन बात करें तो इसमें है वो 1/3 है वो महिला होगी। भारत की बात करें तो 1/3, जबकि राजस्थान में है वो 1/2 महिलाओं को है दिया गया, यानी कि 50% है वो कार्य में इस मनरेगा में है वो महिलाओं को कार्य आवंटित किया जाएगा, महिलाओं के लिए है वो रोजगार दिया जाएगा। जबकि भारत में बात करें तो 1/3 है वो महिलाएं होगी। इसमें रोजगार है वो 15 किलोमीटर की परिधि में दिया जाता है। 10% है वो अतिरिक्त है वो, अगर इससे ज़्यादा है तो 10% है वो अतिरिक्त रुपये दिए जाते हैं। तो ये बात की अपन ने मनरेगा की। और इसमें जो रोजगार के लिए आवेदन करता है वो है वो स्थानीय जो निवासी होना चाहिए, स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी उनको है वो आवेदन करने के भीतर 15 दिन है वो
भीतर है वो जॉब कार्ड है वो फोटो एक जॉब कार्ड मिलेगा। और फिर है वो रोज़गार का आवेदन करने के बाद है 15 दिन के अंदर रोज़गार देगी सरकार। अगर नहीं देती है तो फिर है वो उनको है वो जितने भी दिन होते हैं उसके हिसाब से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और स्थानीय क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। और ये 5 किलोमीटर की परिधि में कार्य होगा, कार्य 5 किलोमीटर परिधि में। और इसके तहत 1/3 महिला 1/3 महिला वो होगी महिला। जबकि वो राजस्थान की बात करें तो 1/2 राजस्थान में हो, आधी है वो महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। और तो बात की अपने वो मनरेगा की, जिसका एक्ट कब आया था 2005 में, और ये लागू कब हुआ था 2 फरवरी 2006 में लागू हो गया था आंध्र प्रदेश से। और इसका वो पूरे भारत में है वो 2008 में अप्रैल 2008 में है वो पूरे भारत में लागू हुआ। इसका नाम है वो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम है वो MG नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया था। और इसके तहत है वो आवेदन करने के बाद है वो 15 दिन का रोजगार मिलता है। और इसी के साथ है वो कार्यस्थल पर इसमें क्या कार्य करवाया जाता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में है वो ग्रामीण क्षेत्र में गांव का एक तालाब बनवाया जाता है, वहाँ पर इनको रोजगार दिया जा सकता है। और दूसरी बात करें कि जो सड़कें हैं बनाई जा रही है, सड़क बनाई जा रही है, तो वहाँ पर इन लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। या फिर जो सार्वजनिक भवन है वो उस बनाने में भी इनको है वो काम दिया जा सकता है। और साथ ही कार्यस्थल पर है वो उनको है वो मानवीय व्यवस्था भी होनी चाहिए, जैसे कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, छाया की व्यवस्था होनी चाहिए, और पालना की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी महिलाओं के छोटे बच्चे तो उनको उनके लिए पालने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार ही वो ये मनरेगा है, जिसका वो मेन उद्देश्य है वो ग्रामीण लोगों की है वो आजीविका में सुधार करना। अब अपन देखते हैं जो अगली योजना ग्राम सभा मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये तो मनरेगा थी। मनरेगा के तहत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जाता है और लोगों की है वो आर्थिक स्थिति और जो सामाजिक स्थिति है, तो वो तो आर्थिक स्थिति जब सही होगी तो सामाजिक स्थिति भी है वो सही हो जाएगी। अब है वो मुख्यमंत्री, जैसा कि ये वो मनरेगा पूरे भारत से के लिए हुआ, तो अपने राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना भी चल रही है। ये वो मनरेगा जैसा मनरेगा पूरे भारत में, इसी प्रकार राजस्थान में वो मनरेगा भी हो रही है। इसी के तहत वो मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत है वो जो 100 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत दिया जाता था, उसको राजस्थान में बढ़ाकर अवधि कितनी कर दी है 125 दिन। 100 दिन का जो मनरेगा था उसकी जो बढ़ाकर अवधि है वो 125 दिन है, वो 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और जो जनजातीय क्षेत्र है, जैसे कि उदयपुर की कथोड़ी जनजाति और बारा की जो सहरिया है और खैरुआ जनजाति है, उनको है वो 100 दिन का अतिरिक्त है वो रोजगार दिया जाता है। जैसे कि उदयपुर की जो कथोड़ी जनजाति है, कथोड़ी, और जो बारा की है वो सहरिया और खैरुआ जनजाति, इनको है वो रोजगार 100 दिन का अतिरिक्त दिया जाता है। यानी कि टोटल है वो 200 दिन का रोजगार दिया जाता है। बाकी वालों को 125 दिन। लेकिन ये आदिवासी क्षेत्र जो कथोड़ी उदयपुर की और सहरिया जनजाति जो बारा की, इनको है वो इस योजना के तहत है वो 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। तो ये है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसमें वो इसका वो जो बजट है वो कौन सा था 2022-23 में, इसकी घोषणा 2022-23 में के वो बजट में है वो इसकी घोषणा की थी, बजट 2022-23। और इसमें वो कृषि बजट भी लगाया था। साथ ये भी बात कर लें, कृषि बजट भी 2022-23 में ही प्रत्यक्ष रूप से वो जारी किया गया था। अब अपन देखते हैं कि जो आवास से संबंधित कौन कौन सी योजना है। ये तो थी है वो रोजगार से संबंधित। अब अपन देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए है वो कौन कौन सी योजना है वो चल रही है। आवास के लिए वो कौन कौन सी योजना चल रही है। आवास के लिए है वो अपन बात करें कि है वो जैसे कि PM जनमान योजना। PM जनमान यानी कि ये वो प्रधानमंत्री जनजातीय आवास क्षेत्र न्याय महाअभियान, PM जनमान है वो ये योजना है। और ये वो आवासीय क्षेत्रों में पूरे भारत में चल रही है योजना। लेकिन अपने राजस्थान में है वो 12 जिले की 8 पंचायतों को इसमें इंक्लूडिंग किया गया है। और उसमें है वो इनको जो जनजातीय क्षेत्र है इसमें है वो इनको आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके वो कौन योग्य नहीं है, तो जिनके है वो पक्के मकान है, जो जनजाति है अपनी 12 जिले की जो 8 पंचायतों का है वो इसमें सेलेक्ट किया गया है। उसमें जिनके पास है वो सरकारी नौकरी या जिनके पक्के मकान हैं उनको है वो इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। और बाकी वालों को इसमें उस जो जनजाति है उनको है वो उनके है वो पक्के मकान बनाए जाएंगे इस योजना के तहत। कौन सी योजना? PM जनमान।
पीएम जनमान, यानी कि प्रधानमंत्री जनजातीय आवास न्याय महाअभियान, पीएम जनजातीय आवास न्याय महाअभियान, ये इस योजना का पूरा नाम है। और इसका वो बजट कौन सा था बजट, तो केंद्रीय बजट 2023-24 में ये वो घोषणा की गई। यह वो 2023-24 के बजट में घोषणा की गई। और अपने वो राजस्थान की जो 12 जिला है, राजस्थान के जो 12 जिला की 8 पंचायतें, कितनी पंचायतें, 8 पंचायतों में है वो 8 पंचायतों को सिलेक्ट किया गया। उसमें है वो इसमें क्या बनाया जाएगा, तो उनको आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके तहत वो कितनी राशि दी जाएगी, टोटल 2 लाख रुपए वो आवास के लिए दिए जाएंगे, यानी कि पक्का मकान बनाने के लिए। उसमें वो 12,000 रुपये वो शौचालय निर्माण के लिए, और है वो 90 दिन की है वो मनरेगा के तहत मजदूरी भी दी जाएगी। यानी कि आप मनरेगा जाने की काम नहीं जरूरत नहीं है, आपके घर पे जो काम चल रहा है उसमें है वो मजदूरी कर लो तो मनरेगा वो गिना जाएगा, ठीक है। यानी कि आवास के लिए वो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और है वो 12,000, इसमें वो 12,000 है वो 12,000 शौचालय निर्माण के लिए, और है वो 90 दिन की है वो मनरेगा मजदूरी, यानी कि इसी आपने है वो जो काम चल रहा है आपके घर पर, उसी में काम करो, 90 दिन के तक है वो मजदूरी भी उसी के तहत वो मिल जाएगी। टोटल 2 लाख रुपये वो आवास बनाने के लिए वो दिए जाते हैं। कितने, 2 लाख रुपये वो टोटल दिए जाते हैं। और इसमें वो जो 12,000 रुपये वो शौचालय निर्माण के लिए वो 12,000 रुपये दिए जाते हैं, और 90 दिन के मनरेगा के तहत मजदूरी भी दी जाती है। और इसमें है वो अपने बात कर ली कि जो अपात्र कौन है, तो इसमें वो अपात्र है वो जिनके पक्के मकान है पहले से, और जो है वो सरकारी नौकरी में है, जिनके परिवार से सदस्य कोई, तो वो है वो इसके तहत है वो अपात्र है। तो ये आवास से संबंधित पीएम जनमान योजना है। अब अपन देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये तो है वो जनजातीय क्षेत्रों के लिए हुई पीएम बने की जनजातीय आवास न्याय महाअभियान, पीएम जनमान, जिसका है वो पूरा नाम है जनजातीय आवास न्याय महाअभियान। अब देखते हैं अपन है वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास योजना के लिए है वो केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें वो केंद्र और राज्य का वो कितना हिस्सेदारी है, केंद्र और राज्य की तो है वो 90/10 के अनुपात में वो केंद्र राज्य की इसमें हिस्सेदारी है। और इसके तहत वो कितने रुपए दिए जाते हैं पक्के मकान बनाने के लिए, यानी कि आवास के दिए, तो 1,20,000 यानी कि 1.20 लाख टोटल रुपए दिए जाते हैं। और उसमें 12,000 है वो 12,000 शौचालय निर्माण के लिए, और है वो इसी के अंतर्गत है 1,00,000 और 90 दिन का है वो जो मनरेगा के तहत वो रोजगार भी दिया जाता है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में है वो आवास उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें केंद्र राज्य है वो 90/10 के अनुपात में वो वित्त पोषण करते हैं। लेकिन इस योजना की पहले देखते हैं शुरुआत कब हुई, तो इस योजना की शुरुआत हुई वो इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें केंद्र राज्य का वो वित्त पोषण में कितना अनुपात है, तो अपन बात करें केंद्र राज्य का वो 90/10 नहीं है, 60/40 है, 60/40 60/40 है वो वित्त पोषण में अनुपात है। और इसके तहत वो 1.20 लाख रुपए मिलते हैं, जिसमें वो 12,000 शौचालय निर्माण के लिए और 90 दिन की है वो मनरेगा के तहत वो मजदूरी मिलती है। तो ये है वो कौन सी योजना है, ये है वो प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी वो जो शुरुआत हुई 20 नवंबर को हुई थी, 20 नवंबर 2016 को हुई थी। और ग्रामीण आवास के लिए वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जिनके वो रहने के लिए यानी कि सिर्फ ढकने के लिए छत नहीं है, रहने के लिए पक्के मकान नहीं है, तो उनके लिए है वो ये इस योजना के तहत है वो उनको आवास उपलब्ध करवाया जाता है। कौन सी योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अब अपन जो अगली जो अपने जो पॉइंट है अगला उस पर आते हैं, जिसमें वो अपन देखेंगे अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अवसंरचना के संबंधित है वो कौन कौन से वो योजना है वो चल रही है, यहाँ कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण क्षेत्रों की अवसंरचना को बेहतर बनाना और वहाँ की जो बुनियादी ढांचा उसको है वो मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से योजना या कार्यक्रम चल रहे हैं। तो अपन अब बात करेंगे अवसंरचना के लिए वो कौन कौन से। तो इसमें अपन देखेंगे एमपी, जैसा कि है वो
MP लेड, MLA लेड यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, और इसी प्रकार MLA लेड स्थानीय क्षेत्र में जो विधायक हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल एरिया डेवलपमेंट, ये MLA लेड है। इसी प्रकार है वो महात्मा गांधी ग्रामीण विकास जन भागीदारी योजना, तो ये है वो ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए वो योजना चल रही है। और इस योजना में अपन देखेंगे सबसे पहले MP लेड यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए सांसद को है वो केंद्र सरकार द्वारा है वो स्थानीय क्षेत्रों को विकास के लिए इनको है वो फंडिंग की जाती है। तो अपन देखें इस योजना की शुरुआत कब हुई MP लेड, तो इसकी योजना की शुरुआत 1993 में इस योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत है वो सांसद है वो किसी ग्राम को सिलेक्ट करके वहाँ पर है वो जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए वो फंडिंग वो वित्त पोषण करते हैं। कितने रुपए की इसके वो कितने रुपए मिलते हैं इसके तहत, तो प्रत्येक सांसद को है वो 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष और 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। और ये वो जिला कलेक्टर के माध्यम से वो इस योजना के तहत वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कराया जाता है। 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रति सांसद, यानी कि एक सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। 5 करोड़ ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए, और यह वो जिला कलेक्टर के माध्यम से वो विकास है वो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का वो डेवलपमेंट करवाया जाता है। जो क्रियान्वित या एग्जीक्यूटिव है वो जिला कलेक्टर करता है। 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। और ये वो स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि सांसद जिस क्षेत्र का सांसद है उसी क्षेत्र में है वो क्या कहते हैं उसी क्षेत्र में वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाएगा या फिर बुनियादी ढांचा का विकास करवाएगा। अगर है वो राज्यसभा सांसद तो वो है वो अपने पूरे राज्य में वो कहीं पर भी है वो इस रुपये से है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करवा सकता है, बुनियादी ढांचा का विकास करवा सकता है। और यदि मनोनीत सांसद है तो वो है वो पूरे भारत में है वो कहीं पर भी जो रुपए है उनका है वो उनसे है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो डेवलपमेंट है वो करवा सकते हैं। राज्यसभा सांसद पूरे राज्य में, और जो सांसद होते हैं सामान्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो उसके स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए वो 5 करोड़ रुपए वो प्रति वर्ष इनको वो दिए जाते हैं। और ये वो जिला कलेक्टर के माध्यम से इसका वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य है उनका है वो क्रियान्वयन है वो किया जाता है। और इसका जो मंत्रालय है वो है वो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड है वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि MOS&PI इसका है वो मंत्रालय है। इसका वो मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके तहत वो 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रति सांसद को उसके स्थानीय क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए वो दिए जाते हैं, और जिसका वो जिला कलेक्टर के माध्यम से उसका वो क्रियान्वयन जो कार्य है उसका क्रियान्वयन किया जाता है। और ये है वो जो सांसद है वो अपने जो राज्यसभा सांसद है वो पूरे राज्य में, जो भारत यानी कि MP है वो अपने स्थानीय क्षेत्र में जो सामान्य जो MP होते हैं। और इसकी बात करें अपन है वो जो मनोनीत सांसद है वो पूरे भारत में कहीं पर भी है वो इसका वो खर्च कर सकते हैं। और जो खर्च करेंगे उसका है वो कितना प्रतिशत, उसका वो 15% है वो SC के लिए, और उसका वो 7.5% है वो ST के लिए है वो इसका वो प्रोविजन है। इसमें है वो यानी कि जितना खर्च होगा उसका है वो 7.5% ST के लिए खर्च होगा और 15% SC क्षेत्र में है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो खर्च किया जाएगा। तो ये MP लेड यानी कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। अब इसी के प्रकार है वो अपने विधायक के लिए भी MLA लेड, उसको भी देख लेते हैं, जिसकी शुरुआत कब हुई थी 2002 या 1999-2000 में जिसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MLA लेड। इसकी जो शुरुआत हुई कब हुई थी? 1999-2000 में। 1999-2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसी के तहत सेम रुपए मिलते हैं, यानी कि जैसा कि MP लेड में मिलते थे 5 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से, तो इसमें भी है वो 5 करोड़ प्रति वर्ष।
प्रति वर्ष प्रति सांसद प्रति एमएलए को 5 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। और है वो इसके तहत है वो जो स्थानीय क्षेत्र का जो भी विधायक या विधायक स्थानीय क्षेत्र में है वो इस राशि का है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए वो यूज़ किया जाएगा। और इसमें वो खर्च का है वो इसमें वो खर्च का 20% एससी के लिए और 20% है वो एसटी के लिए, ये भी प्रोविजन है। यानी कि एससी एसटी लोगों के इलाकों में हमें वहाँ पर है वो एससी एसटी बहुल्य क्षेत्र में भी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए वो इसमें प्रोविजन है कि 20% खर्च का एसटी और 20% है वो एससी के लिए इसके तहत है वो खर्च किया जाएगा। टोटल राशि कितनी मिलती है जो इस योजना के तहत टोटल राशि है वो 5 करोड़ रुपये है वो प्रति वर्ष है वो मिलती है। इसमें 20% एससी के लिए और 20% है वो सार्वजनिक निर्माण के लिए। खर्च का 20% एससी के लिए, एससी एसटी दोनों के लिए, और खर्च का जो 20% है वो सार्वजनिक निर्माण के लिए, सार्वजनिक निर्माण के लिए है वो किया जाएगा। कौन से एमएलए लेड यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, स्थानीय क्षेत्र विकास, जिस क्षेत्र का जो एमएलए है उस क्षेत्र के लिए विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है वो प्रति एमएलए को दिए जाते हैं, जिसका वो खर्च का वो 20% एससी एसटी के लिए और 20% सार्वजनिक निर्माण के लिए वो खर्च किया जाएगा। अब अपन देखते हैं कि जो अगली योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना, वो एमएलए लेड एमपी लेड उससे अलग है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना की बात करें शुरुआत कब हुई, तो इस योजना की शुरुआत है वो 2014 में इस योजना की शुरुआत हुई। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसके तहत है वो प्रत्येक सांसद है वो एक ग्राम को है वो सिलेक्ट करेगा, उसका है वो सिलेक्ट कर उसके वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके वो जो बुनियादी ढांचा विकास करने का है वो कार्य वो सांसद के माध्यम से किया जाएगा। इसमें है वो फंडिंग के माध्यम से किया जाएगा, मतलब सांसद को दी जाती है उसको उससे। तो अपन बात करें कि जो गांव का जो सिलेक्ट किया जाएगा जो तो वो किस आधार पर किया जाएगा, तो वो जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। मैदानी क्षेत्रों के लिए जनसंख्या है वो 3000 से 5000 तक की जो जनसंख्या है मैदानी क्षेत्रों में, उनको है वो किसी भी एक गाँव को सिलेक्ट करके है वो वहाँ पर स्थानीय जो यहाँ पर यूँ के इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा विकास करने के लिए वो ये कार्य करेगा। लेकिन वो गांव है वो सांसद के पति या पत्नी का नहीं होना चाहिए, और उसकी वो आबादी कितनी होनी चाहिए, ग्राम की जो चयन है वो ग्राम किस आधार पर किया जाएगा, तो मैदानी क्षेत्रों के लिए वो मैदानी क्षेत्रों के लिए आबादी कितनी होनी चाहिए, 3000 से 5000 तक। वहाँ पर मैदानी क्षेत्रों के लिए इतनी आबादी, तो उस गांव को सिलेक्ट कर वहाँ पर है वो बुनियादी ढांचा को विकास कर सकते हैं। और है वो पहाड़ी या जहाँ पर जो लोगों की आबादी कम होती है तो उनके लिए कितना है वो इसमें रखा गया है प्रोविजन, तो उसमें है वो 3000 तक की आबादी, 3000 यहाँ 1000 से 3000 तक की है वो आबादी होने से ही पहाड़ी यहाँ दुर्गम इलाकों में। और जबकि मैदानी में वो लोगों का जो यानी कि गांव का चयन किस आधार पर किया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए मैदानी क्षेत्रों में, 3000 से 5000 कितनी है वो प्रत्येक पंचायत प्रति वर्ष है वो चयन का आधार कितना होगा, मैदानी क्षेत्रों में 3000 से 5000 और दुर्गम में 1000 से 3000। और इसी के साथ है वो ये भी ध्यान रखना कि अपना जो बजट है 2024-25 का, उसमें है वो एक और है वो बाबा भीमराव आदर्श ग्राम योजना या फिर अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना है वो बजट 2024-25 में प्रावधान है। बाबा साहब अंबेडकर या बाबा साहब आदर्श ग्राम योजना, बाबा साहब बजट 2024 की बात कर रहे हैं, बजट 2024-25 की बात कर रहे हैं। इसमें वो एक बजट में प्रावधान, इस बजट में प्रावधान है बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना, इस बजट में ये प्रोविजन है। इसके तहत है वो एससी एसटी क्षेत्रों में है वो वहाँ के स्थानीय एससी एसटी क्षेत्रों के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट किया जाएगा, बुनियादी ढांचा का विकास किया जाएगा एससी एसटी क्षेत्रों के विकास के लिए, एससी एसटी क्षेत्रों के विकास हेतु। और आबादी कितनी होनी चाहिए, इससे वो जो योजना के तहत आबादी है वो 10,000 से अधिक की आबादी, 10,000 से
10,000 से अधिक की आबादी है वहाँ पर SC/ST क्षेत्रों की जिसमें वो आबादी 10,000 से अधिक है, जनसंख्या 10,000 से अधिक है, तो उसके लिए वो इस योजना के तहत है वो SC/ST क्षेत्रों में वो बुनियादी ढांचा का विकास किया जाएगा। ये प्रोविजन है अपने वो बजट में है। कौन सा बजट? 2024-25 जो अभी बजट आया उसका वो इसमें प्रोविजन है बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना। और इसके वो जो राशि कितनी है, तो इसके वो राशि 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस योजना के। 200 करोड़ रुपए SC/ST क्षेत्रों में वो बुनियादी ढांचा के विकास के लिए, जिसकी है वो 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों को है वो सिलेक्ट किया जाएगा। अब अपन देखते हैं कि जो एक योजना है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कौन सी योजना है? ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। महात्मा गांधी जन भागीदारी, यानी कि लोगों को भागीदार बनाया जाएगा वित्त पोषण में। जन भागीदारी विकास योजना, इसका वो पहले नाम क्या था? इसका वो 2014 में बात करें, 2014 में शुरू हो गई थी ये योजना, और इसका वो पहला नाम था गुरु गोवलकर। फिर वो ये गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना, इसका वो शुरुआत में नाम था। कब है वो? जब इसमें वो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब है वो इसका नाम क्या था? गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना। और फरवरी 2020 में इससे वो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना हो गया इसका नाम। और इसका वित्त पोषण है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार की योजना है, पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण। और इसमें है वो क्या किया जाएगा? जिन लोगों को भागीदार बनाकर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो बुनियादी ढांचा विकास है वो किया जाएगा। जैसे कि मान लो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करना, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में टांका बनाना, यहाँ पे ग्रामीण में अस्पताल बनाना, लोगों को इसमें है वो भागीदार बनाकर। तो इसके तहत है वो जो ग्रामीण जो लोगों का और जो सरकार का है वो कितना है वो वित्त पोषण करते हैं, उसके अनुपात को भी देख लेते हैं। जैसा कि है वो शमशान भूमि पर 4 दीवारी बनाने में, शमशान पर 4 दीवारी या कब्रिस्तान 4 दीवारी के लिए है वो सरकार के द्वारा कितना रुपए दिए जाते हैं। और है वो यहाँ पर लिख लेते हैं सरकार के द्वारा वित्त पोषण। यहाँ पर है वो स्थानीय लोग। तो अब शमशान भूमि पर 4 दीवारी के लिए है वो सरकार के द्वारा है वो 90% है वो राज्य सरकार, और है वो स्थानीय लोगों का हिस्सेदारी है इसमें वो 10% है। ठीक है, इसी प्रकार है वो और भी जो स्थायी परिसंपत्तियाँ या सार्वजनिक परिसंपत्तियाँ उसके निर्माण में है वो परिसंपत्तियों के निर्माण है वो राज्य सरकार और फिर वो स्थानीय लोगों का, यानी जन भागीदारी, तो लोगों को है वो भागीदार बनाया जा रहा है। तो इसमें वो कितना योगदान? तो इसमें है वो 70:30 का 30 है वो, यानी कि 100 रुपये टोटल खर्च हो रहे हैं। यहाँ की मान लो 100 लाख रुपए की कोई है वो स्थायी परिसंपत्ति बन रही है, तो उसमें वो 30 लाख तो स्थानीय लोगों से दिए जाएंगे और 70 लाख है वो सरकार देगी। इसी प्रकार है वो TSP या फिर SC/ST बाहुल्य क्षेत्र, SC/ST बाहुल्य क्षेत्र, जिसमें वो 40% से वो अधिक है वो SC/ST की जनसंख्या, वो कितने प्रतिशत से अधिक? 40% से भी अधिक है वो SC/ST आबादी वाले गांव। तो उसमें है वो ये वो जो है वो योजना है वो उसमें है वो ये जो रेशियो है वो बढ़ जाता है 80:20, यानी कि है वो जो ये लोग होते हैं SC/ST, इनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, तो इसमें वो सरकार के द्वारा ज़्यादा है हिस्सा और लोगों से वो कम लिया जा रहा है। जबकि वो स्थायी परिसंपत्ति सामान्य जो सार्वजनिक परिसंपत्ति है उसमें 70:30 है, और उसमें वो जो 4 दीवारी बन रही है शमशान भूमि पर या कब्रिस्तान पर, उसमें वो 90 है वो 10 के अनुपात में है वो सहायता होगी। अब बात करें जो स्थायी परिसंपत्तियाँ बन रही, जैसे मान लो हॉस्पिटल बनाया गया इनकी दोनों की सहायता से, तो उसमें है वो नेम प्लेट, यानी कि ऐसी कोई परिसंपत्ति जिसमें है वो जो भामाशाह उसका नाम लगाना हो, तो उसके लिए वो उसका वो अगर नाम लगाना हो तो obviously बात है कि उसमें है वो उनको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो उसमें है वो नेम प्लेट लगेगी, यानी कि भामाशाह का नाम लगेगा, तो साहब भामाशाह का हिस्सेदारी भी अधिक होनी चाहिए 51%, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 है वो सरकार देगी, 51 जो भामाशाह का वो देगा, फिर है वो उस परियोजना पर उसका है वो नाम अंकित किया जा सकता है।
तो ये है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, जिसकी शुरुआत है वो 2014 में हुई थी, लेकिन इसका पहले नाम अलग था। अब है वो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है। अब है वो अगली जो योजना वो अपन देखते हैं, मुख्यमंत्री जिला नवाचार योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री जिला नवाचार योजना। इसके तहत वो क्या होता है? मुख्यमंत्री जिला नवाचार योजना, इसकी वो शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2021 को होगी थी। इसके वो जिला कलेक्टर के माध्यम से स्थानीय जिले में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार वो नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके तहत है वो प्रत्येक जिले में है वो 1 करोड़ की है वो फंडिंग की जाती है सरकार के द्वारा। तो अपन बात करें मुख्यमंत्री जिला नवाचार योजना, मुख्यमंत्री जिला नवाचार योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी अप्रैल, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2021 को। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2021 को। और इसके तहत वो जिले की आवश्यकता अनुसार उनको जिले में नवाचार को बढ़ावा देना, जिले में आवश्यकता अनुसार नवाचार को बढ़ावा देना। और ये कार्य है वो कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है, कलेक्टर के माध्यम से वो कार्य किया जाता है। और इसमें वो राशि कितनी दी जाती है? इसमें राशि है वो 1 करोड़, कितने? 1 करोड़ प्रति जिला है वो। और इसमें वो क्रियान्वयन कलेक्टर के माध्यम से वो स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार नवाचार को बढ़ाने के लिए वो सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए प्रत्येक जिले को दिए जाते हैं। किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री जिला नवाचार योजना। इस योजना के तहत है वो प्रत्येक जिले को कितना रुपये दिया जाता है? 1 करोड़ राशि है वो प्रत्येक जिले को प्रत्येक वर्ष, कितना? प्रत्येक जिले को है वो प्रत्येक वर्ष है वो दिया जाता है, प्रत्येक जिला प्रत्येक वर्ष, प्रतिवर्ष नवाचार को बढ़ाने के लिए। अब इससे जो अगली योजना है, ये तो थी मुख्यमंत्री जिला नवाचार योजना। अब अपन देखते हैं जो इससे अगली है वो मिशन अमृत सरोवर। जैसा कि नाम से स्पष्ट, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बनाए जाएंगे? सरोवर, सरोवर यानी कि तालाब। कौन सी योजना? मिशन अमृत सरोवर, मिशन अमृत सरोवर, ये केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत है वो प्रत्येक जिले में 75 है वो तालाब बनाए जाएंगे, प्रत्येक जिले में 75 सरोवर का निर्माण किया जाएगा। और है वो अपने राजस्थान में कितना लक्ष्य रखा है? तो राजस्थान में है वो 2475 है वो तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत है वो प्रत्येक जिले में कितने? बात करें प्रत्येक जिले में 75 है वो सरोवर। और अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कितना लक्ष्य रखा गया है? राजस्थान में कितना लक्ष्य रखा गया है राजस्थान में? तो राजस्थान में है वो 2475 है वो सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, या तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है इसमें है वो। और इसमें बात करें कि जो सरोवर है उसके वो एरिया कितना होगा, तालाब का एरिया कितना होगा? तो वो कितना होगा? 1 एकड़, 1 एकड़ में तालाब बनाया जाएगा। 1 एकड़ है वो इसका वो जो सरोवर है इसका वो एरिया कितना होगा? 1 एकड़। और राजस्थान का इसमें लक्ष्य कितना है? 2475 तालाब बनाना। और इसकी जो क्षमता होगी, जो सरोवर इनकी क्षमता होगी 10,000 क्यूबिक मीटर, 10,000 क्यूबिक मीटर। ये इकाई है क्यूबिक मीटर, उसकी वो बराबर क्षमता होगी जो सरोवर की, उसकी वो 1 एकड़ भूमि बनाया जाएगा। टोटल है वो 75 सरोवर प्रत्येक जिले में, और है वो 75 अमृत सरोवर। और अपने राजस्थान का लक्ष्य कितना? 2475 है वो इस योजना के तहत वो बनाए जाएंगे। कौन सी योजना? मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर के तहत है वो 75 तालाब प्रत्येक जिले में बनाए जाएंगे, 75 अमृत सरोवर प्रत्येक जिले में। और अपने राजस्थान का लक्ष्य है वो 2475 तालाब बनाने का है। अब अपन देखते हैं कि जो स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना, उनको देख लेते हैं। जैसे मगरा क्षेत्र विकास योजना, मेवात क्षेत्र विकास योजना, ये कौन कौन सी योजना, इसको अपन देख लेते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, जैसे कि मेवात क्षेत्र स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम विकास योजना, और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसमें है इसकी शुरुआत कब हुई? तो मेवात क्षेत्र विकास योजना, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की है वो शुरुआत है वो 1986 है वो 1986-87 में वो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1986-87। इसमें वो कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से है वो? अलवर और दूसरा है वो अलवर, खैरथल, तिजारा, जो नया बना है खैरथल, तिजारा,
और है वो, और कौन सा है, अलवर, और दूसरा है वो भरतपुर। ये वो 3 है वो जिले इसमें सम्मिलित है। कौन सा है वो, मेवात क्षेत्र कार्यक्रम में कौन कौन से जिले हैं, अलवर, खैरतल, तिजारा और भरतपुर नहीं, अलवर, खैरतल, तिजारा और डीग, ये 3 जिले हैं वो, जो कि पहले भरतपुर में था, अभी है वो डीग है वो अलग जिला बन गया, तो है वो डीग। ये 3 जिले हैं वो मेवात क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर मेव जाति बहुल्य लोग रहते हैं, वहाँ उनके विकास के लिए योजना है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 1986-87 में शुरू हुई थी। 3 जिले अलवर, खैरतल, तिजारा और डीग, और इसके वो कितने खंड है, 14 खंड है, और इसका वो वित्त पोषण 100% है वो कौन करता है, 100% है वो राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषण है वो किया जाता है। तो कौन सी योजना, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 1986-87 में। अब अपन बात करें मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2005 से में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें कौन कौन से जिले शामिल है, तो इसमें है वो ब्यावर, कौन सा, ब्यावर जो नया बनाया अजमेर से अलग होकर, ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद और है वो चित्तौड़गढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ये है वो। यानी कि अपन बात करें दक्षिण और दक्षिण मध्य राजस्थान के है वो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए है वो ये योजना है। इसकी शुरुआत है वो 2005 से में हुई थी, और वित्त पोषण इसका भी है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अब अपन देखते हैं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसकी है वो पुनः जो शुरुआत है वो है वो 2005 से में हुई थी। इसमें कौन कौन से जिले शामिल है, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और है वो सवाई माधोपुर, फिर है वो करौली, इन एरियाओं को है वो विकास के लिए कार्यक्रम चल रहा है। फिर धौलपुर और है वो गंगापुर सिटी और है वो भरतपुर, इनमें है वो कौन सी योजना है, कौन सा कार्यक्रम, तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जो ये डांग क्षेत्र में आते हैं ये जिले, इनके लिए है वो विकास के लिए वो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है। और जो मगरा क्षेत्र है हमने कि दक्षिण राजस्थान और दक्षिण मध्य राजस्थान, उनके लिए वो मगरा क्षेत्रीय विकास योजना चल रही है, इन एरियाओं के डेवलपमेंट के लिए। वो इसकी शुरुआत 2005 से में हुई थी। और मेवात क्षेत्र कार्यक्रम इसकी शुरुआत है वो 1986-87 में हुई थी। और इसमें कितने जिले शामिल है, अलवर, खैरतल, तिजारा और डीग, ये 3 जिले इसमें वो शामिल है। अब अपन जो अगली बात करते हैं उसके है वो कौन सा है, तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो है वो किन किन जिलों में वो चल रही है, बॉर्डर से जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें है, और उसमें क्या प्रोविजन है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसकी वो शुरुआत कब हुई थी, अपन बात करें इसकी शुरुआत, तो जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है इसकी है वो जो शुरुआत हुई थी वो 7th 5 ईयर प्लान, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कहाँ से कब से कब तक थी, तो वो है वो 1985 से लगाकर 1990 तक है वो ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसमें वो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की वो शुरुआत की गई थी। तो इसमें वो सीमावर्ती कितने जिले हैं, तो इसमें ध्यान रखना अभी नवगठित जिले हैं, तो इसमें जिले की संख्या बढ़ गई है। पहले वो अपने सीमावर्ती 4 जिले थे, अब है वो इसमें वो 5 जिले, 5 सीमावर्ती है वो जिले हैं। कौन कौन से, नया कौन सा बना है, पहले 4 थे अब है वो 5 है। कौन कौन से, तो श्री गंगानगर, फिर दूसरा अभी नया बन गया अनूपगढ़, ये नया बन गया, तब 5 हो गए, पहले सियारी थे। फिर है वो बीकानेर, फिर चौथा जैसलमेर, और 5वां जिला कौन सा है, बाड़मेर। इन है वो इसमें वो सीमा क्षेत्र के लिए वो सीमा क्षेत्र जो सीमावर्ती जिले इनमें वो कौन सी कार्यक्रम चल रहा है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस सीमा क्षेत्र के विकास के लिए वो ये योजना चल रही है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1985 और 1985 से 1990, यानी कि 7th 5 ईयर प्लान था उसके, इसमें वो इसकी वो शुरुआत हुई थी। और इन 5 जिलों के खंड कितने टोटल बात करें, इस 5 जिलों के वो टोटल 16 खंडों में ये योजना जो है वो 16 खंडों में ये सीमावर्ती 16 खंड है, जो इसमें वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो चल रहा है। अब अपन बात करते हैं कि जो बजट में जो क्या क्या प्रावधान है। अभी जो बजट है 2024-25 का जो बजट है उसमें वो इन क्षेत्रीय विकास के लिए वो क्या क्या प्रोविजंस है, तो उसमें वो बजट में वो बात करते हैं
2024-25 इसमें अपन बात कर रहे हैं कि है वो कौन से। एक तो जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए कितना फंड है वो दिया जाएगा 75 करोड़ रुपए का। गुरु गोविंद या गोविंद गुरु जनजातीय विकास योजना या जनजातीय क्षेत्र विकास योजना, इसके तहत वो कितने रुपए दिए जाएंगे। बजट में ये प्रावधान है कि भाई 75 करोड़ रुपए है वो जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए 75 करोड़ रुपए है वो दिए जाएंगे। 75 करोड़ बजट में ये प्रावधान है। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना और है वो ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना। एक कौन सी है, ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना। ये अपन बजट की बात कर रहे हैं जो 2024 अभी वर्तमान में जो बजट है उसकी बात करते हैं। 75 करोड़ रुपए तो जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए देंगे सरकार, और है वो एक ब्रज क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ब्रज क्षेत्र विकास योजना। इसमें वो विकास योजना, इसमें वो जो ब्रज क्षेत्र यानी कि जो भरतपुर अलवर के जो सीमा, भरतपुर अलवर खैरथल तिजारा, ये जो 5 जिले हैं अभी जो नए बने उस हिसाब से, इसमें है वो विकास के लिए वो सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही, ब्रज क्षेत्र विकास योजना। मतलब इसमें वो विकास करेंगे। तो कौन कौन से जिले हैं जो ब्रज क्षेत्र विकास योजना में। तो ब्रज क्षेत्र कहाँ पर है, अपने भरतपुर में, भरतपुर अलवर खैरथल तिजारा, कौन सा, खैरथल तिजारा, डीग और धौलपुर, इन जिलों में वो ब्रज क्षेत्रीय विकास जो योजना है वो गवर्नमेंट चलाएगी। ऐसा वो बजट में प्रावधान है। बजट में क्या प्रावधान है कि ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना में है वो कौन कौन से पूर्वी राजस्थान के वो दूरस्थ क्षेत्रों के लिए इसमें इसके तहत वो विकास किया जाएगा। और उसमें जिले कौन कौन से हैं उसमें अपन बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, अलवर, डीग, भरतपुर, अलवर, खैरथल तिजारा, डीग और धौलपुर। भरतपुर कितने, 5 जिले हैं। कितने जिले, 5 जिले। भरतपुर, अलवर, खैरथल तिजारा, डीग और धौलपुर, ये 5 जिलों में ये बजट में प्रावधान है कि इनके जो दूरस्थ पूर्वी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र है उनके विकास के लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले समय। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपने जो इकोनॉमिक रिव्यू ये इंपॉर्टेंट है, तो आप विपटें और अपने मित्रों के साथ भी इस क्लास को शेयर जरूर करें ताकि उनके भी काम आए। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू।